अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी, पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया था कि जो साबिक DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके ख़िलाफ़ जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया है। इसके बाद जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर खामोशी अपना रखी है। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने ये कहा, ये इंकशाफ किया कि फ़ैज़ हमीद की तरफ से शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा गया था कि वो जनरल फ़ैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ लगा दें। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ तो उसके डिज़ाइन करने वालों में और उसके मंसूबा साज़ों और आर्किटेक्ट्स में जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कल की प्रेस रिलीज़ में जो गुफ्तगू जो बात सामने आई कि रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जियाँ वो करते रहे हैं। अब ये किस नौयत की ख़िलाफ़ वर्जियाँ थी ये तो चालान आने पे ही सामने होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और पाकिस्तान का जो सियासी मामलात हैं उस पर अब असरात क्या हो रहे हैं, ये कलीदी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बाज़गश्त है प्लान C की जुडिशरी को लेकर कि उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है कि ये प्लान C कोई है या ये सिर्फ फसाना है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या ये हकीकत पर मबनी है। अहम पेशरफ्त ये भी है कि जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला था उससे मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था इससे पहले वाले फ़ैसले पे उसको मुअत्तल किया गया था और ये भी ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो और इलेक्शन कमीशन मशावरत से जजेस का तकर्रुर करेगा। अब उस पर मज़ीद जो समात हैं वो 19 अगस्त को दोबारा ये केस लगा दिया गया है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली थी, 3 कौमी असम्बली की, 1 सूबाई की। क्या हकीकत है प्लान C, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि इस निज़ाम को बदलना होगा जिसने मुल्क को खोखला कर दिया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं अब उनको प्राइवेट करने से मुतालिक फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान का कारोबारी तबका, सनतकार किन मुश्किलात से दो चार है, इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब की जो डेवलपमेंट थी ISPR ने बताया था पाकिस्तान की आवाम को, उसके बाद अब जो सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि लॉबिंग करते रहे जनरल फैज़ हमीद और आर्मी चीफ़ लगवाने के लिए उन्होंने पैगाम दिया था, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप हमें आर्मी चीफ़ लगवा दें, जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। और इवन अब जितने मुँह उतनी बातों वाला सिलसिला है। लेकिन आप समझते हैं कि ये हुआ होगा, उनकी जानिब से ये कोशिश हुई होगी, और ये एक रिवायत है कि लोग अपने लिए कोशिश ये लॉबिंग करते हैं। वो उर्दू का मुहावरा है, मरे को मारे शाह मदार। यानी ये जो लॉबिंग फैज़ हमीद साहब ने की होगी उस वक्त वो कोर कमांडर होंगे, बहावलपुर के थे लास्ट जो उनकी पोस्टिंग, ठीक है, और ये हुकूमत में होंगे, और उसके बाद वो रिटायर हो गए, ये दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन बोलने की तौफीक इन सब को उस वक्त हो रही है जब वो गिरफ़्तार हो गए या फ़ौजी तहवील में चले गए। इससे पहले ये सारे खामोश थे और किसी को तौफीक नहीं हुई। और दूसरा ये है कि ये जो आफ्टर रिटायरमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल मामलात में, आर्मी एक्ट की मेरा ख़्याल है ख़िलाफ़ वर्जी तो वो 2017 में भी कर रहे थे। ये केस जो है अराजी का जो केस है और सिटी का टॉप सिटी का केस है, वो उस वक्त वो तो बेसिक चार्ज है जो सामने आया। चार्ज है वो भी उस वक्त का है जब हुकूमत थी। कल हमने सवाल भी यही किया था कि हुकूमत तो इन्हीं की थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, और उस वक्त कोई नहीं बोला सिवाय शौकत सिद्दीकी साहब के, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के। वो बोले, उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत हो रही है और उसकी फिर उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन जितने लोग कल से मैं देख रहा हूँ कि बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, उसमें दानिश्वर भी हैं और उसमें सियासतदान भी हैं और वज़राए कराम भी हैं, ये कल तक चुप लगी हुई थी उनको। तो ये उस वक्त काश बोलते, बल्कि बोलते क्यों, रोकते। ये काम जो है नहीं होना चाहिए था ना। तो इनका फ़र्ज़ बनता था, कोई वज़ीर दिफ़ा था, कोई वज़ीर कानून था, कोई कुछ और था, कोई सूबे में था, कोई मरकज़ में था, कोई वज़ीर आज़म था,
उस वक्त तो सारे खामोश थे, बल्कि ये जो थे उनका साथ दे रहे थे, कोई ना कोई लॉबिंग जो वो कर रहे थे, तो कोई उनका लॉबिस्ट हुकूमत में भी बैठा हुआ था। लेकिन इरशाद साहब वो तो ये कहते हैं कि हमने भी खमियाजा भुगता, नहीं, इमरान को लाने की जो कोशिशें की गई उसमें नवाज शरीफ जाना पड़ा। मसला ये है, ये जो हमारे हुक्मरानों को उस वक्त सारी बातें याद आती हैं जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है, तो इसकी वजह से मामला रुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। ये उस वक्त बोलें तो ये मामला उस वक्त ठीक हो जाएं। तो ये सिर्फ इनकी नहीं है, बाकियों की भी है। ये सारे सियासतदानों का मामला है कि इनको सारा हक बोलने की तौफीक उस वक्त होती है या शौक़ उस वक्त चढ़ता है जब कोई कमज़ोर होता है, जब कोई अपने ओहदे से, अपने मनसब से अलग हो चुका होता है। नहीं, ये वजह क्या है? सियासी अहमियत की कमी है या कोई और रीज़न? और इसके अलावा मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आती। या जब आपके पास इख्तियार ये पता है कि इस दाल में काला है कुछ, हमारे कारनामे भी इतने नहीं। अब देखें ना, ये जो एहतसाब हो रहा है ये फ़ौज कर रही है अपने सिस्टम के तहत, ठीक है ना। तो क्या ये जो बेज़ाब्तगियाँ या ये करप्शन, ये सारी चीज़ें हुकूमतों में नहीं होते? ठीक। हुकूमत किसी हुकूमत ने अपने किसी वज़ीर का, अपने किसी MNA का, अपने किसी ओहदेदार का तो कभी सही है। इस पर ज़रा बात करते हैं। वफाकी वज़ीर सीनियर पार्लियामेंटेरियन राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, अब जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उनका जो कोर्ट मार्शल है उसका आगाज़ भी हो चुका है। आपकी जमात की जो लीडरशिप है, नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, वो नाम ले लेकर इन पर तनकीद करते थे और इवन एक फैज़याब की टर्मिनोलॉजी भी मरियम साहिबा ने दी। और नवाज़ शरीफ साहब का ये मुतालिबा था कि इनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हों। तो ये जो तहक़ीक़ात हैं, क्या नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिबा भी इसमें शामिल है, वो भी पूरा हो रहा है, या ये खालिस्तान जो है वो आप समझते हैं कि ये फ़ौज बतौर इदारा कार्रवाई कर रही है? अब्बासी साहब थैंक यू शाह साहब, लेकिन मैं जो आपने बात की है, मेरा अब तो इतना इस पे कमेंट्स आ चुके हैं, इतना तबसरा आ चुका है कि ये खालिस्तान और अदारे का एक अपना कार्रवाई है, अपनी कार्रवाई है। और वो कार्रवाई का बेस जो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG साहब की, उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन पे ये सिलसिला शुरू हुआ। और फिर नेचुरली जब इंक्वायरी शुरू होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं, जो कि उनके बहुत सारे इशू पहले ही ओवर ए पीरियड जब से उन्होंने इस ओहदे पे, चाहे वो DGC थे या उसके बाद DGI थे, उसमें काफ़ी आपको मुझे सारे ज़द-ए-आम बातें थी कि कुछ एक्सेस जो हुई थी या कुछ हाई हैंडेडनेस होती थी, पॉलिटिकल जो मैनिपुलेशन थी वो तो थी, पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को बनाना, किसी को निकालना, किसी को उठाना, किसी को कुछ करना, वो तो आपके सामने ही है। रिजल्ट चेंज करने जो भी होता रहा, तो वो अपनी जगह बातें थी। लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट के उनकी मतलब बातें हो रही थी, वो भी मेरा किसी से ढकी छुपी नहीं, नेचुरली एक अदारा है, उसकी एक अपना सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, वो उनकी नज़र होती है चीज़ों पे। और ये नहीं कि इन्हीं का उन्होंने, मेरा ख्याल है 9 मई के बाद भी कुछ एक्शन हुए थे कुछ लोगों के, मतलब जो उनके अपने अदारे के थे, और उससे पहले भी गए होते रहते हैं, चाहे वो आपको पता है कि LWO के मामलात हों या बलूचिस्तान के मतलब वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग रही है वहाँ पे के मामलात हों, तो ये चलते रहते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी पोजीशन बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत थी, तो उनका काफ़ी हाईलाइट हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये उनके सिस्टम का हिस्सा है और ये ठीक उन्होंने किया है। जो शाह साहब बात कर रहे थे कि जब ओहदे पे हों उस वक्त क्यों नहीं बात होती, उस वक्त ही बात होती रही है। जब आप मरियम बीबी का बयान बता रहे हैं, स्टेटमेंट या उनका बयानिया जो फैज़ वाली बात कर रहे हैं, या बड़े मियाँ साहब की बात करते हैं, उनका मुतालबा था, तो मुतालबा तो काफ़ी लोग पार्टी में करते थे, वो तो खैर कायद हैं, उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन उनके कहने पे होता तो उस वक्त कुछ होता। तो अभी तो उनका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में वो काबू आए हैं
बाकी अल्लाह ताला की भी एक ताकत है, वो भी वो कहते हैं ना चीज़ें कभी ना कभी सामने आ जाती थी। जी राना साहब, ये जब तो ये जो रिटायरमेंट के बाद जो एक्शन है शाह साहब, मैं एक सिर्फ जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो एक्शन है, चले एक कम आपकी बात ठीक है जो आप बात कर रहे हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद जब पोजीशन में होता है उस वक्त बहुत सारी चीज़ें शायद वो सारा एक्शन नहीं हो सकते, लेकिन एक डेटरेंस ज़रूर आ जाती है, डेटरेंस कि ये काम कल को हो सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं। और ये काफ़ी बैक ऑफ माइंड पे जो पोजीशन होल्डर होते हैं उनके जहन में होता है कि कल को ये चीज़ सामने आ सकती है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी जो कार्रवाई है हुई है। और मैं जो बात कर रहा था राना साहब वो ये थी कि जब ये टॉप सिटी वाला केस हुआ उस वक्त आपकी हुकूमत थी, शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद ये जो 9 मई या आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ हो रहा था उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, तो हुकूमत ने क्यों तवज्जो नहीं दिलाई लीडरशिप को? ये तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर तवज्जो दिलाई और ये मामला हुआ। हुकूमत क्यों नज़रअंदाज करती रही इस मामले को? शिकायत तो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं साहब से थी और मियाँ साहब जब लंदन में थे तो वो बोलते भी रहे। किससे सबसे ज़्यादा किस से शिकायत थी? इन्हीं से, फैज़ हमीद साहब से। हाँ, बोलते रहे। देखिए बात ये है कि ये अदारा जो है वो उनका एक अपना सिस्टम है, और अगर आप देखें अदलिया को भी देखें तो कभी हुकूमत इस तरह तो नहीं कहती कि फ़लान जज के ख़िलाफ़ ये वो काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें या करें। उनके अपने सिस्टम है। तो उनका एक जिस तरह आला अदलिया का एक फोरम है, कमीशन उनका बना हुआ है, वहाँ पे जो भी रेफरेंस जाते हैं या होते हैं तो वो चीज़ें चलती हैं। इधर भी वर्बली तो उनके साथ डेफिनेटली बात होती रहती है, और कोई गए बगैर कुछ शिकायत जो हमारे पास आती हैं वो कन्वे की जाती हैं। लेकिन वो उनका एक अपना सिस्टम है। वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में ना लेटर लिखे जाते हैं। तो ये उनकी चीज़ें इल्म में होती भी हैं। उनका अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मैं आपको बताऊँ। लेकिन राना साहब आप जो बात कर रहे हैं, आप पोस्ट रिटायरमेंट का बार बार जिक्र कर रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट क्या एक्टिविटी आपके नॉलेज में क्या है? फैज़ हमीद साहब की क्या एक्टिविटीज़ रही? देखिए जी, ये उस पर देखिए पता तो अदारे को है 100% के क्या उनकी एक्टिविटी थी। जो उन्होंने ये बात भी की है कि वो कुछ ऐसे एक्टिविटी में थे जो आर्मी एक्ट में कुछ पाबंदी होती है उन पे रिटायरमेंट के बाद भी, तो उसमें इन्वॉल्व थे। और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, और पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो अब भी वो जो कहते हैं कि जी उनके साथ बहुत ही जिस तरह वो प्रमोटर थे या लाए थे इमरान खान को, या सारी चीज़ें थी। तो वो लीड जो है, लीड तो देखे ना आप और मैं बैठ के बाहर, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें आई हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई ये कहा जा सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस होगी जो, और वो एक्शन तभी कार्रवाई करते हैं जब बहुत ही उनके पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग आ जाए, बियॉन्ड डाउट आ जाए। जो आपने कार्रवाई देखी भी, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो बात होती है वो आम तो नहीं चीज़, तो उनके पास काफ़ी सॉलिड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। तो आप तो मैं यही बैठ के कह सकते हैं ना कि ये जो पॉलिटिकल एक अपहीबल सा था, या एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी, या दूसरी तीसरी चीज़ें थी, उनके साथ उनका शायद लिंक था। अच्छा राना साहब, ये एक मुसलसल बात हो रही है और सही भी है कि फ़ौज का एक स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, वो अपने लोगों की करते हैं। और फिर सवाल होता है कि हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स होती हैं, सिविल सर्वेंट्स हों या जो अवामी अहदेदार हों, उनके बारे में इससे ज़्यादा बातें होती हैं, मंजर आम पर आ रही होती हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं होता। और एहतसाब ना होने की वजह से हमेशा सियासतदानों को मतून किया जाता है, सियासतदानों को जो है कीचड़ उछाली जाती है कि जी ये करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं।
तो अब वक्त नहीं आ गया जब फ़ौज अपने मामलात सुधार रही है या अपने लोगों का एहतसाब कर रही है, तो हुकूमत आपकी भी कोई लाहे अमल बनाए माजी के जो तजर्बात हैं उनसे सबक सीखते हुए कि यहाँ भी कोई ऐसा ही मज़बूत, मुस्तहकम, शफाफ किस्म का निज़ाम बने जिस पर किसी को उंगली उठाने की जो है ज़रूरत ना हो। देखिए कोई चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े फोकस्ड हैं इस चीज़ पे, जो कि जी क्रेडिबिलिटी एक अफसर की हो या कि काम में एफिशिएंसी हो, डिलीवरेंस हो, परफॉर्मेंस हो, इंटेग्रिटी हो, और कोई पोस्टिंग भी करने से पहले वो लो डाउन मंगवाते हैं एजेंसियों से। कहा जाता है कि इनकी लो डाउन मंगवाएं, कोई बोर्ड मुकर्रर कर रहे हैं, मुख्तलिफ बोर्ड नहीं होते मिनिस्ट्रियों में। मैं आपको ये 100% कहता हूँ कि कई दफ़ा वो आते हैं हमारे बोर्ड कैबिनेट में, तो वो कहते हैं लो डाउन इसका क्या था, क्या रिपोर्टें हैं, तो वो बात की नहीं मंगवाई हुई होती, तो उसमें वो वापस कर देते हैं कि पहले लो डाउन मंगवाएं। और हमें जो समरियाँ भेजते हैं उसमें हमें वापस भी आती हैं कि इसको रिप्लेस कर दें, कोई और नाम भेजें। और कोई ऐसी पोस्टिंग, कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही जिसकी वो लो डाउन नहीं मंगवाते। और फिर जब कोई चीज़ इल्म में आती है उस पर इंक्वायरी होती है, और मिनिस्ट्री लेवल पे भी होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ अखबार में आती है या हमें पता चलता है तो उसकी इंक्वायरी करते हैं। एक प्रोसीजर है, जिस तरह इंक्वायरी उन्होंने भी की, फौज ने भी की, और कितना टाइम लगा वो भी आपको पता है। हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं विद इन ए वीक हमें दी जाए। जब चीज़ें कुछ इंक्वायरी में आती हैं तो फिर उसका जो प्यूनिटिव एक्शन है वो शुरू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, हटा दिया जाता है वहाँ से, और फिर उनके खिलाफ दूसरे भी एक्शन शुरू होते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है आप इन 4-5 महीनों में देखेंगे तो आपको बड़ी विजिबल होंगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिस तरह हो रही है, जिस तरह एक्शन हो रहे हैं, जिस तरह PWD की बात हुई, वो दायरे किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, डिलीवरेंस क्या है, कि ज़रूरत भी है या नहीं है। जिस तरह पास्को का एक बहुत बड़ा हुआ इशू वो आपके सामने है, किस तरह FIA, काफ़ी चीज़ें FIA को भेजी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें रेफर होती हैं। राना साहब, ये ख्वाजा साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानियाँ कराते रहे, डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता करते रहे कि हमारे सर पे हाथ रखें। तो आप भी उस वक्त मिनिस्टर थे, आपके इल्म में है, और ये वफ़ादारी उन्होंने, पहले तो वो बाजवा साहब के वफ़ादार थे, फिर उन्होंने और इल्ज़ाम उन पर ये था कि इमरान खान के साथ है, ये वफ़ादारी कब तब्दील की? आपके इल्म में कुछ मामलात हैं कि उसी दौर में है जब आप हुकूमत में थे? खाई साहब का जो मैंने सुना है वो तो उनके तो पास डायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन मैं उस वक्त सुनता था कि अब जो बाजवा साहब हैं वो उनसे हट गए हैं, क्योंकि ये खुद एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए, और ये उधर से ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं आगे जो प्लान था, जो उस वक्त बात होती थी कि अगर वो प्लान वो कहते हैं जी इसको बना के मैं अगला इलेक्शन आपको ऐसे कराऊंगा जिस तरह 18 का हमने RTS के ज़रिए किया या फला किया, तो आप की कंटिन्यूटी होगी इस ऑफिस में। तो उसके बाद वजह साहब को जब पता चला तो उन्होंने पीछे हट गए। तो जब DGIS थे ये, उस वक्त आपको पता है जब ट्रांसफ़र हुई तो इन्होंने ट्रांसफ़र भाई साहब ने की थी, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर उस पर स्टिक कर गया कि नहीं, यही उनका एक मतलब जो बहुत सारे उनके डिफरेंसेस थे, ये भी उसमें आपको पता कितनी मीटिंग्स हुई, किस तरह हुई। तो फाइनली फिर कुछ टाइम मुकर्रर हुआ कि इनको 2 महीने रहने दें, मैं ये चाहता हूँ, मैं फलान चाहता हूँ, तो फिर पेशावर भेजे। तो वो आपके सामने है सारा वाकया। तो नहीं, इसका मतलब है कि ये एडमिट करते थे कि 18 की जो धांधली आप कहते हैं मुबैना तौर पर, उसके आर्किटेक्ट ये अपने आप को मानते थे और कहते हैं कि अगले इलेक्शन में आपको भी इसी तरह की धांधली करके जितवाया जाएगा। हमें वो कहते थे जी,
अच्छा नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान को वो कहता था कि मैं आर्मी चीफ मुझे बनाए, अच्छा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है राना साहब, वो कहते हैं कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा कि आप मुझे आर्मी चीफ बना दें और उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, मुझे इसका नहीं पता जी, वो क्योंकि खालिद साहब ज्यादा प्रीवी हैं इस बातों के, क्योंकि वो इस प्रोसेस में होते थे जी। वो पहले पीडीएम की गवर्नमेंट में भी डिफेंस मिनिस्टर थे, तो नेचुरली उनको ज़्यादा पता होता है, वो पहले भी रहे हैं उनको चीज़ों का। लेकिन इसका नहीं पता। मैंने कहा आप इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान को वो कहते थे, और जो उनका प्लान था, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहते जी आपको आगे फ़ायदा होगा, और यही इमरान खान भी चाहता था कि मैं इनको आर्मी चीफ बना के मैं आगे जाऊँ और सारा सिलसिला करूँ, जैसे भाई साहब उससे हट गए। और बाजवा, मैं तो बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ कि बाजवा साहब ने जब DGISI हटाया तो उसकी वजह भी यही पीछे यही थी। तो वो आप मेरा पीडीएम नहीं, यानी बाजवा साहब की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ मौजूद थी? और नहीं, हमारे साथ नहीं थी। आप चीज़ों को, मैं कहता हूँ आप बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब फैज हमीद से पीछे हट गए, तो मैं कहता हूँ हाँ, उनके कुछ ऐसी बात तो उनके पास थी कि ये मुझे बाईपास करके इमरान खान के साथ ज्यादा लॉयल्टी या अटैच हो गया। वो मैं थोड़ा सा शायद मैं कंफ्यूज कर गया हूँ कि आपका सभी नहीं सका। आप बाद जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब बने हैं उस वक्त की बात कर रहे हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें आप कर रहे हैं जब आर्मी चीफ बनाना था। जी। तो मुझे नहीं पता इस बात का कि इनका कोई पैगाम आया, और खालिद साहब ने पैगाम उनको पता है या दिया या लाए, उनको पता है जी। मेरे साथ कभी ये खालिद साहब ने मतलब शेयर हमने नहीं किया आपस में, या मेरे साथ बात नहीं हुई। अच्छा। मेरे इल्म में नहीं है कि उसने ऐसी कोई शहबाज साहब को बात की थी कि अगर खालिद साहब कहते हैं तो ठीक बात होगी। सही। अच्छा, ये फरमाएं कि इस्लामाबाद में अब इतलात गश्त कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं, प्लान C पर अमल दरामद हो रहा है, आपको सीटें 3 कल मिल गई हैं, 10-12 और मिल जाएंगी। तो क्या मजबूरी है कि हुकूमत एक्सटेंशन के, वो हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब तो ख़िलाफ़ रहे हैं, कि अब वो चीफ जस्टिस को बरकरार रखना चाहते हैं, हत्ता कि बाकी जजों को नाराज़ करके भी उनको बरकरार रखने की क्या मजबूरी है हुकूमत की? शाह साहब मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि ये जो विस्परिंग हुई शुरू में, तो मैंने लॉ मिनिस्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। तो मुझे अभी भी मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसा बात। तो लॉ मिनिस्टर की ही बात से चली जब उन्होंने जुडिशल कमीशन में कहा कि जी हम एक जुडिशल रिफॉर्म ला रहे हैं, आप इस मामले को फ़िलहाल रहने दें। वहाँ से तो सारा मामला चला। नहीं, जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते थे वो एक मे बी उनके, लेकिन मुझे ज़रूर बताते हैं क्योंकि मैं उनका कुलीग हूँ, कैबिनेट कुलीग हूँ। तो लेकिन मेरे साथ उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो कमीशन में बात की उसमें उसकी कौन से वो रिफॉर्म्स थे ये उनको ही पता होगा। लेकिन ये मैंने पूछा था उस वक्त कि ऐसी कोई प्रपोजल है, इसको हम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। सही है। अच्छा, सिंध एक इत्तला और भी, इत्तला तो नहीं है खैर, र्यूमर्स ही हैं अभी तक कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जा रहा है और बशीर मेमन साहब को आप लगवाना चाह रहे हैं। नहीं, र्यूमर्स नहीं है। इसहाक डार साहब ने कहा कि जी ये हम चंद दिनों में फ़ैसला कर लेंगे, लेकिन अभी जनाब बशीर मेमन साहब का नाम फ़ाइनल नहीं हुआ। ये बात उन्होंने कही, ये र्यूमर नहीं है, ये तो उन्होंने कहा कि हम तब्दील कर रहे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया और MQM ने भी एतराज़ किया। तो बशीर मेमन साहब का ही है या कोई नाम और भी हैं राना साहब? नहीं, देखिए नाम तो हमें नहीं पता कि डिस्कस। बशीर मेमन साहब का नाम बहुत पुराना, जब शुरू में बात थी उस वक्त ये थी कि ये गवर्नर हमारा लगेगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट थी कि जी जहाँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है वहाँ हमारा गवर्नर लगेगा। जो आपको याद होगा कि जब चीज़ें जब ये फाइनल की जा रही थी, जब गवर्नमेंट बनी, तो यही था कि प्रेसिडेंट उनको होगा, KPK का उनका होगा, और पंजाब में भी उनका होगा, और
बलूचिस्तान में हमारा और पीपल्स पार्टी सिंध में हमारा होगा। तो उसमें बशीर मेमन साहब का नाम चला था, लेकिन उसके बाद MKM की के साथ जो हुआ कि चलें इसको जो सिटिंग है उसको चलने दें, तो लेकिन बात तो पुरानी एक अरेंजमेंट या एक अंडरस्टैंडिंग थी है कि वहाँ PMLN का बंदा होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ सही बात है। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ है और हमारा गवर्नर, ये जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। MKM के साथ कोई ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि आपका गवर्नर रखेंगे, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा होगा कि ठीक है चलने दें, या पार्टी ने या क्यादत ने या बड़े मियाँ साहब ने। लेकिन अभी ये बात कई बगैर उठती है और अभी भी यही है कि गवर्नर जो है वो PMLN का होना चाहिए। अच्छा, ये बड़े मियाँ साहब का आपने जिक्र फरमाया राणा साहब, ये बड़े मियाँ साहब बिल्कुल खामोश हैं। ऐलान हुआ था कि जी 10 मुहर्रम के बाद मियाँ साहब एक्टिव होंगे, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़नल सतह पर कन्वेंशन होंगे वर्कर्स के, अहदेदारों के। बिल्कुल खामोश है, ना वो असम्बली में आते हैं, बल्कि वो लाहौर में भी नहीं पाए जाते, वो वहाँ रहते हैं ठंडे इलाकों में। ये क्या मसला है? वो किसी बात पे कोई थोड़ा सा नाराज़ हैं? क्या मामला है? कोई दिलचस्पी ही नहीं रहे ना पार्टी के मामलात में ना हुकूमत के मामलात में? नहीं शाह साहब, मैं पहले तो आपको क्लियर करूं, जो मेरी भी ये मतलब हम पॉलिटिकल लोग हैं और इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। अभी कल इलेक्शन हो गए हैं, अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखिए, गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिटिकल जो हाइप है या इस किस्म की मोबिलाइजेशन है या एक्टिविटी है, वो उसके जो टेम्परेचर है नीचे रखती है। वो परफॉर्म करना चाहती है, वो डिलीवर करना चाहती है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जो अपने एक टारगेट है उनके लिए रात दिन काम करते हैं ताकि हम टारगेट करें, डिलीवरी पे जाते हैं। तो इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी का तो ना कोई मौसम है, ना माहौल है, ना कोई और चीज़ है कि मियाँ साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत है और एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह भी हैं, और वो कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन करें, दूसरा काम करें, तो मैं समझता हूँ इससे डेफिनेटली पॉलिटिकल जो एक हलचल है या दूसरी चीज़ें वो होंगी। तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा है, आप भी समझते हैं कि जब इलेक्शन हो उसके बाद चीज़ें दूसरी तरफ डायरेक्शन जाती है। ये तो अपोजिशन होती है जो असेंबली के अंदर या बाहर छोटी मोटी मोबिलाइजेशन रखती है ताकि वो जिंदा रहें पॉलिटिकली, जो आजकल भी कर रहे हैं। क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट का तो काम है परफॉर्म करना। वो मियाँ साहब की सरबराही में, उनकी गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और उस क्राइसिस का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या दूसरे क्राइसिस हैं जो इस वक्त हम बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमें, उसको हम हैंडल कर रहे हैं और वो टारगेटेड किस्म के हमारे जो उस पर फोकस किए हुए हैं कि ये चीज़ें जो हैं इनको हमने हल करना है, आवाम को रिलीफ देना है, बेहतरी की तरफ बढ़ना है और इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो बात होती है ना, मियाँ साहब मरी हुई मीटिंग करते हैं। मियाँ साहब लाहौर में हैं, लाहौर में कल के चले गए हैं या परसों के, तो वहाँ भी वो करते हैं, चीज़ों को वो देख रहे होते हैं और जहाँ उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बस एक गपशप के तौर पे तो ठीक है, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो बहुत से सवालात उठा देती है। पार्टी ने राणा साहब, ये तो पार्टी ने पहले 2-3 कन्वेंशंस का ऐलान हुआ, फिर कहा गया कि ये हम मुलतवी कर रहे हैं, 10 मुहर्रम के बाद मियाँ साहब मुतारक होंगे। ये तो राणा साहब ने और दूसरे लोगों ने सरकारी तौर पर ऐलान किया ना पार्टी की तरफ से। देखिए, पार्टी की एक ख्वाहिश होती है, हमारे जो ज़ुमा हैं कि मियाँ साहब गए बगैर कुछ इस कोई कन्वेंशन, और वो उनसे जब बात करते हैं तो सम टाइम वो एग्री भी कर जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन फिर यही होता है कि ज़रा वो थोड़ी देर ठहर जाए। तो मियाँ साहब एक्टिविटी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप देखेंगे इंशाल्लाह पॉलिटिकल एक्टिविटी जब ज़रूरत होगी तो वो करेंगे, जब ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपके वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। इरशाद साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जो डिस्कोज हैं उनको प्राइवेट करने का फ़ैसला कर लिया है, ये निज़ाम बदलेंगे जिसने मुल्क को खोखला कर दिया है। और कुछ तब्दीलियाँ तो हुई हैं। जो साबिक चेयरमैन FPR थे उनकी एक बार सरजनिश हुई, फिर उसके बाद वो चले गए। अब डिस्कोज से मुतालिक बात हो रही है। IPPs का मामला कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ था कि कुछ से बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो गोल मोल मामला है, वो क्लियर नहीं हो रहा। गवर्नमेंट मईशत की बेहतरी के लिए, कारोबार चलाने के लिए, सनत चलाने के लिए क्या कोई डायरेक्शन ले पाई है या डायरेक्शन ले रही है? देखिए, अभी तक तो अब्बास साहब ये हम बातें सुन रहे हैं कि ये हम करेंगे, PIA को हम प्राइवेटाइज़ करेंगे, अभी तक हुई नहीं है। पिछले दौर में भी ये 16 महीने तक यही हमने मंत्रा सुना, अब भी वही कुछ कह रहे हैं। ये डिस्कोज का भी मामला है। अच्छा, असल में यहाँ जो है क्या मसला, अगर ये सारे इदारे जो हुकूमती तहवील में, ये सरकारी तहवील से निकल कर निजी तहवील में चले जाएं, तो क्या फिर यहाँ मईशत बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। यही मईशत एक दौर में जब सरकारी शोबा और निजी शोबा एक दूसरे के मुद्दे मुकाबल थे, एक मुकाबले और मुसाबकत की फ़ज़ा थी, तो कामयाबी से चलता रहा। ये मैं प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन से पहले, नेशनलाइजेशन का बिलाशुबा नुकसान हुआ, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि नेशनलाइजेशन 100% गलत इक़दाम था। यही काम चीन में चलता रहा ना, कामयाबी से चला। नाकामी ये होती है कि जब आप की जो हुकूमती मुलाजमीन हैं वो अपना काम छोड़ देते हैं, वो करप्शन शुरू कर देते हैं, बेज़ाब्तगी शुरू कर देते हैं, उनका जो काम है निगरानी का वो कमज़ोर पड़ जाता है। ख़राबी यहाँ पैदा होती है। और ये ख़राबी उस वक्त दूर हो सकती है कि आप जो सरकारी तहवील में इदारे हैं ये प्राइवेट शोबे को ज़रूर दें, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो हुकूमतें करती हैं, रेगुलेटर का जो एक किरदार है वो ईमानदारी से अदा करें। अब जो इदारे नहीं है हुकूमत की तहवील में, क्या ये इल्ज़ाम नहीं है या ये शोर नहीं मचता कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं? जिसके साथ रेगुलेटर की सेटिंग हो गई उसके वारे न्यारे हो गए। बिल्कुल ठीक है, ये भी तो एक इशू है, ये भी मसाइल हैं। पहली बुनियादी चीज़ है गवर्नेंस आप बेहतर करनी है। आपने ये काम ज़रूर करें, करते जाएं, लेकिन मसला इस वक्त जो बना हुआ है वो ये है कि गवर्नेंस आपकी बेहतर नहीं है। ये जो बल्दियात हैं ये तो प्राइवेट इदारे नहीं हैं, और ये सरकारी इदारे भी ऐसा सच नहीं हैं। आप क्यों नहीं बनाते? क्यों इलेक्शन नहीं होने देते? क्यों उनको काम नहीं करने देते? जो इदारे महकमा सेहत है इसको तो आपने प्राइवेटाइज नहीं करना ना, महकमा तालीम है उसको प्राइवेटाइज तो नहीं करना ना। क्या कंपटीशन है? पंजाब यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनके दरमियान कोई कंपटीशन है? वो किसने करना है? हुकूमत ने करना है ना। बिल्कुल ऐसे। जिस शोबे को आप पैरेलल चला रहे हैं कि सरकारी इदारे भी मौजूद हैं, चल रहे हैं, और प्राइवेट इदारे भी चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इदारों पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आता है कि उनका जो नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी की जो आदत है उसको कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है, उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये जो सार्फिन का मसला है, सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, वो तो हुकूमत ने करना है या नहीं करना। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये तो हुकूमत ने ठीक करनी है। एक तो है ना दहशतगर्दी, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन ओवरऑल हमारी पुलिस जो है उसको किसने ठीक करना? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया। यानी आम आप देखें कि लोग ये कहते हैं कि जी कराची के आप बात कर रहे हैं, कराची के लोग कहते हैं जी पानी हमने ख़रीद कर पीना है, गैस हमने ख़रीदनी है अपने पैसों से और वो आती नहीं है, बिजली हमने ख़रीदनी है और जो नहीं ख़रीदनी उसके भी पैसे देने हैं, जो नहीं बन रही, जो प्रोडक्शन में नहीं है उसके पैसे भी हमने जेब से अदा करने हैं। तो हुकूमत कहाँ है? हमने अपनी हिफाजत करनी है तो प्राइवेट गार्ड रखने हैं।
ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों का कारोबार फला फूला है तो हुकूमत की नाअहली की वजह से है। तो हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए जो बुनियादी जिम्मेदारी हैं वो भी अदा करनी चाहिए। सिर्फ आप प्राइवेटाइज करते जाएंगे और रेगुलेटरी किरदार हुकूमत का नहीं होगा तो फिर एक दूसरा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। सही, इरशाद साहब आपकी बात दुरुस्त है। आप लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की है। लाहौर में अभी एक नया ट्रेंड चल निकला है कि ये जो फूड डिलीवरी वाले आते हैं इसकी आड़ में आके वो दरवाज़ा नॉक करते हैं और जी आपका ऑर्डर है, लोग दरवाज़ा खोलते हैं, साथ 3 बंदे और अंदर घुस जाते हैं, डकैती करते हैं और चले जाते हैं। ड्रग्स की जो सप्लाई है रात के वक्त किसी जो लोगों को मनशियात पहुंच रही हैं वो ये फूड डिलीवरी की आड़ में पहुंच रही हैं, क्योंकि होता ये है कि उमूमी तौर पे पुलिस को भी ये तासुर होता है कि ये तो खाना देने जा रहे हैं। लेकिन क्राइम मतलब इतनी जिद्दत आ चुकी है, आप जो बात कर रहे थे, अब इस जिद्दत के साथ पुलिस को कैसे हम आहंग करना है? ये तो प्राइवेटाइज करने से नहीं होगा। पुलिस के पास भी जदीद सिस्टम होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह भी हो और काम करने का जज्बा भी हो और करप्शन भी ना हो। सही, यानी अब तो ये चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं, कई डकैतियों में, कई कत्ल की वारदातों में पुलिस मुलव्वस है, उसका क्या करेंगे? सही, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। ये जो चीज़ है ना, असल में जो हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा जिससे हट गए हैं वो कि हमारे सिस्टम में अखलाकियात ख़त्म हो गई है। अखलाकियात पर कोई तवज्जो ही नहीं है। सही है कि जी एक डॉक्टर जो है उसकी काबिलियत भी हमें चाहिए लेकिन उसकी एथिक्स का भी पता हो, एथिक्स का भी उसको इल्म हो कि वो सिर्फ वो कसाई मरीज को मरीज समझे, क्लाइंट ना समझे। yes. एक वकील के साथ, एक इंजीनियर के साथ, एक सहाफ़ी के साथ, एक और किसी शोबे का मामला है तो उसकी अखलाकियात भी पैदा करनी है हमने और उसका सबक भी देना है। जी बिल्कुल ठीक। इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो कारोबारी और सनअतकार तबका है इनके चैलेंजेस क्या हैं। 60 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था, लेकिन क्या वो ग्राउंड और माहौल भी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पाकिस्तान के ताजिर को मिल रहा है? ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब जानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, हालिया जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें शरह सूद में कमी हुई है। ऑब्वियसली सूद जितना कम होगा इतना कारोबार ज़्यादा चलेगा, लेकिन साथ ही साथ IPPs का मामला गौहर एजाज साहब लेकर चले और बड़ा कैटेगोरिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने पैगाम दिया कि इतनी महंगी बिजली पे हम बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं हैं कि हम एक चीज़ बनाएं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और फिर दुनिया हमसे ख़रीदे। मेरा सवाल ये है कि इन हालात को देखते हुए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, FBR से अलहदा कारोबारी तबका तंग है, इन फैक्ट्स को देखते हुए 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कैसे होगी, किससे होगी? बिजली महंगी है, गैस महंगी है, दर्जन से ज़ायद महकमों के NOC लेने पड़ते हैं किसी शख्स को कारोबार। एवरेज 17-18 NOC चाहिए, NOC चाहिए। उसके बाद उनको भत्ता देना है, ठीक है ना जी, मतलब लेबर डिपार्टमेंट को आपने वो करना है, एक्साइज टैक्सेशन को देना है, माहौलियात वालों को देना है, गिनते जाएं जो भी है, वो एक अलग बोझ है। ये शरह सूद एक अलग मामला है। और इसके साथ ही साथ अब सबसे बड़ा स्कोप हमारे पास कौन सा है? वो IT का है, यही है ना, सबसे बड़ा स्कोप है जिसमें से हम शेयर ले सकते हैं। हर रोज़ हमने इंटरनेट बंद किया होता है या उसकी स्पीड स्लो की हो जाती है। ये जो ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं, ये जो नौजवान अपने तौर पर काम कर रहे हैं, बाहर से काम पकड़ते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनका तो आप बठा बिठा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी और कैसे बढ़ाएंगे आप? ठीक है ना जी, उसके लिए तो आपको सहूलतें फराहम करनी पड़ेंगी। लेकिन अब नौजवानों को आप कह रहे हैं कि जी हमें आपके
आपकी मुश्किलात का भी एहसास है, आपकी जज्बात का भी एहसास है, आपके रोज़गार का भी एहसास है, और नौजवान जिस कारोबार में जाना चाहते हैं उसके लिए आप दरवाज़े बंद करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ना तरक्की होती है, ना इस तरह से बिज़नेस होता है, ना ये IPPs का मामला तो एक मामला है ना। मिसाल के तौर पर एक और भी वर्जन है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस दिन कहा कि ये डॉलर अगर 280 की बजाय 180 का हो या 100 का हो तो फिर IPPs तो कोई महंगी नहीं पड़ती। IPPs में जो गड़बड़ हुई, उनके साथ जो मामलात गलत किस्म के मुआहदे हुए वो हमने किए ना, उन्होंने हम पर मुसल्लत तो नहीं किए। लेकिन जो शायद साहब बात कर रहे हैं उस सवाल ये कि उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो डॉलर इतने का होगा तो ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं डॉलर? वही कह रहा हूँ ना कि भाई आपने सिर्फ एक काम तो नहीं करना ना, कई काम करेंगे तो आपके डॉलर बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग उस वक्त बढ़ेगी जब आप मैन्युफैक्चर को आप सहूलतें देंगे, वो कंपटीशन के काबिल होंगे। अगर आप मतलब ज़राअत है, ज़राअत में हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो तो ये एक जनूबी एक पंजाब नहीं, एक पंजाब था, यही मशरक़ी और मगरबी मुत्तहदा पंजाब था जो सारे बर्रे सगीर को बंगाल तक, ढाके तक गंदम भी फराहम करता था, सब्ज़ियाँ दालें भी फराहम करता था, चावल भी फराहम करता था, सारी चीज़ें फराहम करता था। अब वो तकसीम हो गया, अब वो पंजाब वो सारा काम कर रहा है, ये पंजाब नहीं कर नहीं। पा वो तो रहा। इरशाद साहब अब ये अमृतसर में मैं उस दिन देख रहा था कि 300 तक तो बिजली फ्री है किसान के लिए, 300 यूनिट बिजली फ्री है। ये उनकी हुकूमत ने 1500 रुपए की वहाँ पे DIP है गालिबन। तो क्यों है? तो ये हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। अब ये सोलर का आप देख लें, पिछले 6 महीने से सोलर जो लोग लगवा के बैठे हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है, कभी ये पॉलिसी बन रही है, कभी वो पॉलिसी बन रही है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों का आप बिजली वो पैदा कर रहे हैं, लोगों ने सोलर लगवाए हुए हैं। लेस्को साहब और फेस्को साहब और जो हैं रिस्कोज हैं वो उनसे बिजली ले रहे हैं, सस्ती बिजली ले रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, उनको पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये इससे बिजनेस बढ़ रहा है। जिस पैमाने पे सोलर लग रहा है और जिस पैमाने पे हमने कैपेसिटी चार्जेस पे करने होते हैं, तो दैट मीन्स कि हुकूमत पे तो आने वाले दिनों में मज़ीद बोझ आना है। मसला ये है कि ये ना उस सोलर लगवाने वाले का कसूर है, ना उस हाउसिंग सोसाइटी का कसूर है जो फैसिलिटेट कर रही है। कसूर किसका है? जिसका कसूर है वो अपना कसूर मानने के बाद उसका कोई रेमेडी नहीं दे रहा, को उसका हल नहीं तलाश कर रहा। वो उसी पे ये देखे ना, धरना हुआ, धरने के बाद हाफ़ साहब चले गए, 45 दिन उनको दे दिए गए। 45 दिन उन्होंने कहा मुआहिदा नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊँगा। वैसे ये क्या हुआ इरशाद साहब? क्या उधर से धरना गया, इधर से बिजली महंगी होगी। तो ये तो फिर हाफ़ साहब को हुकूमत से पूछना चाहिए कि कम से कम इतनी तो हमारी इज्जत रख लेते कि जिस दिन हम वापस जा रहे थे बिजली उस दिन तो महंगी ना करते। क्या पेश किया वैसे उन्होंने नेमर रहमान साहब ने कि वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों शो कर गए? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो वो तो कहते हैं हमने मतलबात बनवा लिए, 45 दिन हमें मिल गए हैं, 45 दिन में बिजली भी सस्ती हो जाएगी, टैक्स भी कम हो जाएंगे। वो जो 10 मतलबे थे वो तो कहते हैं हम मनवा के गए हैं। अब ये देखते हैं कि भी क्या है। लेकिन हम बिज़नेस की तरफ आते हैं कि अगर आपने 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है, बढ़ानी है, इस वक्त उस दिन नादरा ने बाकायदा एक कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में ये बताया कि 50 लाख पासपोर्ट पेंडिंग हैं, दरखास्तें 50 लाख। ये मामूली रकम वो फिगर नहीं है। लोग क्यों इस मुल्क से जाना चाह रहे हैं? यहाँ अगर उनको कारोबार के मौके, रोज़गार के मौके मुयस्सर हों, कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? नहीं, वो तो इरशाद साहब इंडिया में देखें उनकी कितनी बेहतरीन इकॉनमी है, लेकिन वो जो मुल्क से जाने वालों की तादाद में वो मुल्क भी तीसरे नंबर पे आता है। दो किस्म नहीं, इतनी तादाद नहीं है। ये आप अगर मुआवजा करें ना, देखें 2 तरह के लोग हैं। एक हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के पीछे मुल्क छोड़ते हैं, एक वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मजबूरन मुल्क छोड़ते हैं। हमारे यहाँ मजबूरन लोग छोड़ रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ जाके
उनको कोई नासा में जगह मिल रही है या उनको सिलिकॉन वैली में जगह मिल रही है। उन्होंने सिलिकॉन वैली बंगलोर में अपना बना लिया है। इस वक्त 200 अरब डॉलर की वो सिर्फ एक्सपोर्ट आई की कर रहे हैं, आईटी से कमा रहे हैं। और हमारे कितने हैं? 2 अरब डॉलर भी नहीं है गालिबा, बस 2 अरब के 2 से अभी हमने इधर वक्त 4 अरब करना है। ठीक है, यानी आप वो मुआवजा तो करें ना 200 अरब डॉलर का और 2 अरब या 3 अरब डॉलर का। तो उन्होंने कुछ फैसिलिटेट किया है ना। फैसिलिटेट तो किया है। अब वो इरशाद साहब 1.25 अरब की उनकी आबादी है, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। पॉपुलेशन जो हमारे लिए मसला बन गई है ना, ये काम तो हुकूमत कर ही सकती है ना। ख़ास तौर पर SIFC बनने के बाद एक अच्छा इदारा वजूद में आया कि जी 1 विंडो ऑपरेशन होगा। लेकिन क्या ये सहूलत हर ताजर को, हर सनतकार को हासिल है, हर सरमायाकार को हासिल है? सही है, क्योंकि हुकूमत की सतह पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी ठीक है, ठीक। वो होगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। इसके प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।